ट्रीटमेंट, जिसमें हम दांत में नसों का इलाज कैसे होता है उसके बारे में आपको बताएंगे और ये होता कैसे है, इसको डेमो भी दिखाएंगे एक पेशेंट पे। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट हम करते हैं हमारे यहाँ पर जो होता है, ये ट्रीटमेंट मोस्टली पाथवेज ऑफ पल्प, ये जो स्टीफन कोहेन की बुक है इसके अकॉर्डिंग होता है। ये मेरे सर ने मेरे को गिफ्ट की थी। तो आफ्टर दैट की क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इवन ये प्रिंसिपल बुक है एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए। तो मोस्टली डॉक्टर्स जो भी पास आउट होते हैं किसी कॉलेज से या कहीं किसी स्कूल से या कहीं से भी पढ़ के आते हैं, इवन फॉरेन से भी जो डॉक्टर्स आते हैं वो भी सेम बुक को ही स्टडी करके जो है ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्योंकि मैंने ये बुक कई बार पढ़ी है इसलिए मुझे ट्रीटमेंट की जो टेक्निक्स होती है इसमें काफ़ी अच्छी टेक्निक्स दी हुई है। तो वो चीज़ें हम मैं अपने पेशेंट पे अप्लाई करता हूँ और सक्सेसफुली रिजल्ट भी मिलते हैं। काफ़ी पेशेंट मैंने किए हैं कि मतलब जिसमें मैंने पेशेंट को देखा कि क्योंकि कई बार केस ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी केस होते हैं, मैंने तो नहीं होते हैं या कुछ होते हैं, तो अगेन आई गो दिस बुक फिर से स्टडी करता हूँ और फिर मैं पेशेंट को देखता हूँ। तो इसमें काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है और काफ़ी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि होता कैसे है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि झोला छाप डॉक्टर्स कहाँ गलती करते हैं और कैसे ये ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा है। तो ये ट्रीटमेंट क्यों महंगा करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा। सो वीडियो शुरू सबसे पहले हम जो दांतों में नस का इलाज होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ टूथ क्या होती है। नॉर्मल की एनाटॉमी का मतलब है कि दांत की जो शेप साइज कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये दांत है, आपको अगर आपको दिख रहा है ये दांत है, इसमें जो ये होता है क्लिनिकल पार्ट, जिसमें क्राउन बोलते हैं, इसको क्लिनिकल पार्ट भी बोलेंगे। और सेकंड आती है रूट्स, जो नॉन क्लिनिकल पार्ट है, ये रूट है, ये साइड में बोन है। दांत जो है हमेशा पीडियल फाइबर से अटैच होता है। डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, पीडियल फाइबर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल डिफरेंट फाइबर्स होते हैं जो दांत को अटैच करके रखते हैं। तो होता क्या है कि जैसे नॉर्मल दांत है, नेचुरल टूथ है, उसमें ऊपर से फोर्स कर आता है कि आप जैसे खाना खाते हैं या कुछ भी काटते हैं तो फोर्स उस पर जनरेट होता है, जो पीडियल फाइबर्स है उसको ट्रांसफर करते हैं बोन में। तो जो फोर्स इससे क्या होता है कि आपको पेन वगैरह कुछ नहीं होता, तो नॉर्मली ना ही दांत फ्रैक्चर होता है, तो इट्स गोज इन बोन। और बोन के बाद जो है ये मतलब ख़त्म नहीं हो जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं रहता। नॉर्मल टूथ की ये मॉर्फोलॉजी है, ये होता है। इसमें सबसे पहले होता है यहाँ पे बाकी जो सरफेस है ये इनेमल से बनी होती है। इनेमल बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, इवन बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है ये। तो मोस्टली ये दांत जो है बाहर से इनेमल की सरफेस होती है इस पर, जो इसको प्रोटेक्ट करती है कि आप बैक्टीरिया है या कुछ भी फ्रैक्चर होने से इसको बचाता है। फिर उसके बाद आता है डेंटिनल पार्ट। डेंटिनल पार्ट जो होता है वो उसकी ट्यूबुल्स से बना होता है, जिसको हम डेंटिनल, ये ऐसी ट्यूबुल्स होती है ऐसी, तो ओपन ट्यूबुल्स होती है। तो इसमें जैसे ये बाहर से इनेमल से कवर होती है, अंदर जो है इसमें डेंटिनल पार्ट होता है, बीच में होता है इसमें पल्प होती है, जिसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ए डेल्टा, सी फाइबर, ए बीटा फाइबर। ये क्या करते हैं, जैसे आपने खाना खाया तो अगर आपको गर्म खाना है तो आपको पता चल जाता है कि ये गर्म है, ठंडा है तो ये ठंडे का आपको पता चल जाता है। तो ये जो फाइबर्स है, ये फाइबर से ही पता चलता है। सपोज कि आपको पेन हो रहा है तो पेन मीन्स ये फाइबर्स की वजह से आपको पेन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये फाइबर्स जो ये सेंट्रल पार्ट होता है, जो पल्प पार्ट होता है, तो ट्रीटमेंट का जो मेन पार्ट होता है, हम इसी को यहाँ से रिमूव करते हैं बाय इंस्ट्रूमेंटेशन की। हम इसमें कटिंग करते हैं दांत की क्लिनिकल पार्ट में और इसमें अप्रोच करते हैं। तो मैं इसमें आपको आगे बताता हूँ कि जैसे हम इसमें अप्रोच करते हैं, मोस्टली इसमें सबसे पहले मैं आपको डायग्नोसिस बताता हूँ कि हम एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसको डायग्नोज करते हैं कि कैसे, मतलब हम इसको मतलब कि ये पेशेंट कह रहा है कि मुझे दांत में दर्द है, तो कौन से दांत में दर्द है, कैसे दर्द है, वो चीज़ें हम डायग्नोसिस में करेंगे। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने जो है हिस्ट्री या चीफ कंप्लेंट के बारे में बताया कि कैसे नोट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैसे कोई भी पेशेंट अगर क्लिनिक पे आता है कि सर मुझे डेंटल पेन है और इस वाले दांत में दर्द है, तो हम उसको डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट जो कह रहा है क्या वो ठीक है, कैसे ठीक है, वो हमें एनालाइज करना है। पेशेंट डायग्नोसिस में जैसे पेशेंट आया और कह रहा है कि मुझे डेंटल पेन है या मुझे पेन हो रहा है, एक दांत में दर्द हो रहा है, तो इसमें ना दो टाइप्स है
कि एक तो होता है ओडोंटोजेनिक पेन, कि पेशेंट आया और ये कह रहा है कि दांत में दर्द है, तो इट मीन्स ओडोंटोजेनिक पेन, दांत का दर्द है। होता है कि पेशेंट कंप्लेनिंग कि सर मुझे पेन हो रहा है लेकिन मुझे नहीं पता कि दांत में दर्द है या कहाँ पे दर्द है, हड्डी में दर्द है या कुछ भी है, तो उसको बोलते हैं नॉन ओडोंटोजेनिक पेन। तो पेन के कुछ टाइप्स है वो मैं अपनी वीडियो में कवर करूँगा। तो यहाँ पे ओडोंटोजेनिक पेन को हम कवर करेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले हम डायग्नोज करेंगे, जैसे पेशेंट आता है हमारे पास कि हम उसको डायग्नोज करते हैं कि मतलब आपको किस दांत में दर्द है, कैसा दर्द है, डिफरेंट टेस्ट करते हैं। जो फाइबर्स मैंने बताए थे ए डेल्टा सी और ए बीटा फाइबर, इनको चेक करेंगे हम स्टिमुलस देंगे, जैसे कि गर्म ठंडा या कुछ भी हम इसको स्टिमुलस देंगे और देन हम करेंगे इसमें फर्दर। तो फिर हम रेडियोग्राफी जाते हैं। रेडियोग्राफ में क्या करते हैं, हम पेशेंट का एक्सरे देते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं कि किस में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती है, रेडियो पैक होता है, रेडियो ओपेसिटी आती है, ट्रांसलूसेंसी आती है। तो वो चीज़ें क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है कि यहाँ पे मतलब केरीज है, तो मतलब सामने आ जाती है चीज़ें। हमने जो है ट्रीटमेंट प्लान किया कि हमें इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूट कैनाल। स्टार्ट करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सो सबसे पहले होती है कि हम टूथ मॉर्फोलॉजी को समझते हैं। टूथ मॉर्फोलॉजी की टूथ एनाटॉमी की दांत दिखने में कैसा है, क्या होता है, कहाँ पे कैनाल होती है, कहाँ पे रूट है, ये चीज़ें हमें पता चलती है जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो बहुत सी किताबें जैसे व्हीलर्स की डेंटल एनाटॉमी है, वो सब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें आइडिया मिल जाता है। इवन दिस बुक आल्सो हमें आइडिया दे देते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती है। तो हमें सबसे पहले, क्योंकि किसी दांत में अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे जुड़ी सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर उससे कुछ भी नॉलेज छूट जाती है तो वहीं पे कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले आपको बताते हैं कि टूथ मॉर्फोलॉजी, जैसे 1 रूट है, 2 रूट है, 3 रूट्स है, इवन 4 रूट्स भी मिलती है कई बार जो है। तो इसके जैसे हम जैसे इसकी अपर सरफेस की बात करूँ, सिर्फ मैं अपर सरफेस की बात करूँगा तो वो कुछ ऐसी होती है। आपने अगर देखी है, जो मैं मोलर्स की बात करूँगा, एंटीरियर की डिफरेंट शेप होती है। तो मोलर्स टूथ में क्या होता है, मतलब अपर जो टूथ होते हैं उसमें डिफरेंट टूथ लोकेशन, मतलब रूट लोकेशन होती है, नीचे वाले में डिफरेंट होती है। तो जब भी हम ऐसे करते हैं तो सबसे पहले हम नस का इलाज करते हैं, तो दांत की कटिंग करते हैं, उसको ओपन करते हैं। सो इसमें क्या है कि एक्सिस ओपनिंग बोलते हैं इसको, कि दांत को एक्सिस करेंगे कि इसकी कहाँ से हमें ओपन करना है, जहाँ पे हमें ये रूट मिल जाए वहाँ से हमें इसे ओपन करना है। तो जैसे मेरे केस में क्या होता है, मैं कंजर्वेटिव प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ। तो मुझे एक, जैसे पेशेंट आता है कि मुझे इस दांत में दर्द है, तो मेरे माइंड में एक वो होता है कि मेरे को ये दांत ट्रीट करना है। तो जब भी मैं करता हूँ तो मैं डेंटल लूप्स यूज़ करता हूँ। मोस्टली डेंटल लूप्स होती है कि इस छोटी सी चीज़ को काफ़ी बड़ा करके दिखाते हैं, तो ये चीज़ें मेरे को बड़ी दिखेगी। अब मुझे बड़ी दिखेगी तो मुझे आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे दांत का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो मुझे एक माइंड में मेरे को सेट हो जाएगा कि मुझे यहाँ से नहीं, यहाँ से कट करना है। तो यहाँ से जैसे मैंने अगर सपोज अगर मैं अपना बर्ब, जिसे कटिंग मशीन को बर्ब बोलते हैं, हैंड पीस और बर्ब उससे कट करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ से उसको कट किया तो मैं बहुत ही छोटा सा माइनर सा इसमें कट करता हूँ। तो सेकंड आता है कि मुझे यहाँ से कट करना है या यहाँ से कट करना है, तो कहीं से भी मैं छोटा कट करता हूँ और उसको देन एक्सेस की उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको जो भी है, जैसे इन्फेक्शन है अंदर से, ये बिल्कुल पल्प वगैरह है, तो मैंने इसमें कट किया और मैं इसमें अंदर चला जाता हूँ फिर। तो ये जो है माइनर प्रोसीजर होता है। इवन कई बार तो मुझे भी नहीं पता चलता कि पेशेंट अगर 1 महीने बाद आता है कि सर आपने मेरा ट्रीटमेंट किया था, मैंने छोड़ दिया, तो मुझे भी नहीं पता चलता कि मैंने कहाँ पे कट किया था। तो मैं उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से इसको चेक करता हूँ कि मैंने कहाँ पे कट किया। तो इसमें मैं कॉटन नहीं डालता। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे सपोज पेशेंट हार्ड चीज़ें खाता है, मोस्टली क्या होता है आपने देखा होगा, झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं या बहुत से जो अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, वो भी क्या करते हैं, पूरी सरफेस को ही कट कर देते हैं, यहाँ से पूरा आउट, यहाँ पे गड्ढा सा दिखेगा आपको, इसमें कॉटन डाल के छोड़ देते हैं। जैसे अगर नेक्स्ट शिफ्ट में कराना होता है तो इसमें कॉटन डाल देते हैं। वो कॉटन डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये पूरी सरफेस खत्म होने के बाद सपोज फिर पेशेंट को कहेंगे कि आपको कैप बनवानी है या कुछ भी है, तो ये फिर यहाँ से इसको कट करेंगे आउटसाइड, तो थोड़ी सी जो छोटी सी बाल बचेगी उसके बीच में फिर उसे कंप्लीट करके सीमेंट भरती है। लेकिन अपने केस में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे मैं अगर कट करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि पेशेंट कैप बनवाएगा, हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम्स होती है, तो
तो इसकी स्ट्रेंथ दांत की बची रहती है, सेम लंबे टाइम से इसकी स्ट्रेंथ बची रहती है। तो जैसे अगर पेशेंट है वो कुछ भी खाएगा, अखरोट भी खाएगा या हार्ड चीज़ें भी खाएगा, तो प्रेशर से ये फ्रैक्चर नहीं होएगा बीच से कभी भी। तो इसका एक ये फ़ायदा होता है। हालांकि ये थोड़ा ट्रीटमेंट थोड़ा सा मतलब टेक्निक है इसमें कि आपको कट कहाँ लगाना है, ये कई बार तो मतलब गलत हो जाता है। तो ऐसे में पता होना चाहिए कि मतलब हमें कट कहाँ लगाना है, तो टेक्निक इसमें चाहिए। सो आई यूज डेंटल लूप्स होते हैं इसमें, मैं डेंटल लूप्स से काम करता हूँ, तो मुझे इसमें आइडिया मिल जाता है। सेकंड आती है कि क्लीनिंग और शेपिंग। तो हमने अपना इंस्ट्रूमेंट जो है हमने कट लगा के अंदर गए और हमने ये साफ करना है। क्लीनिंग और शेपिंग होती है कि सुबह दांत को कैसे साफ करना है, दांत के अंदर इन्फेक्शन है मोस्टली यहाँ पे एब्सिस, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है मोस्टली यहाँ तक आपको इसको क्लीन करना होता है। डिफरेंट मेडिसिन है, बुक में भी दे रखी है, इवन जनरली मतलब पता होता है वो। तो इसको वॉश करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट करके इसको शेप देनी होती है। मैं इसी रूट को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, ये कुछ ऐसी होती है। तो ऐसे आपको दिखने में दिखेंगे। इसको यहाँ पे बोलेंगे माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये इस तरह से अटैच होते हैं। यहाँ पे बोन होती है, ये जो इस पार्ट को बोलते हैं एपिकल फोरामेन, एपिकल फोरामेन या एपेक्स भी बोलते हैं, टूथ एपेक्स होता है ये। तो हमें क्या है, इसको सेव देनी होती है, क्योंकि अंदर से ना ऐसी सरफेस होती है, इसमें उभरी हुई सी सरफेस होती है, ताकि हम इसको जब कंप्लीट करेंगे, ऑब्चुरेट करेंगे, तो इसको कंप्लीटली फिल कर सके। तो हम क्या करते हैं, इसमें कटिंग करते हैं कुछ इस तरह से कि ये जो यहाँ पे जो सरफेस है वो इक्वल रेशो में आ जाए। तो इक्वल रेशो का फायदा ये है कि हम इसको इजीली फिलअप कर सकते हैं बाद में, ताकि इन्फेक्शन नीचे ना आए। और यहाँ तक हमें इसको क्लीन करना होता है। तो ये जो है यहाँ से लेके आपको यहाँ तक इसको क्लीन करना है, तो पेशेंट का पेन है वो फर्स्ट उसमें ही खत्म हो जाएगा। इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, सम आर यूजिंग प्रो टेपर, सम आर यूजिंग फाइल्स, सम आर यूजिंग की डिफरेंट मशीनें भी आ गई है। तो आपको 10 मिनट में जो है कंप्लीट कर देगी। लेकिन देखो टेक्निक आती रहती है जाती रहती है, किसी कोई, क्योंकि एक मार्केटिंग है, डेंटल मार्केटिंग काफ़ी बड़ी मार्केटिंग है, यहाँ पे चीज़ें आएगी जाएगी। और वो होता है कि एक चीज़ें दूसरे को शो अप करते हैं कि हमारी इससे बेस्ट है, हमारा इससे इसमें ये कमी है। डेंटल मार्केटिंग काफ़ी बड़ी मार्केटिंग है कि एक कंपनी कहती है कि हम इससे बेस्ट है, दूसरे कहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम थी इसलिए हम इससे बेस्ट है। तो एक काफ़ी बड़ी मार्केटिंग है। तो क्योंकि मैं मोस्टली जो है नेचुरल वे से ट्रीटमेंट करता हूँ। नेचुरल वे का मतलब है कि पेशेंट को जैसे मशीनें वगैरह कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि टुडे ओरिकैन जैसी मशीनें हैं कि आपको मशीन से कट करना है, 1 मिनट में 350 रोटेशंस होते हैं। तो वो जो है इजीली इसको आप यहाँ तक जाएंगे तो वो कर देती है। तो मैं मोस्टली हैंड फाइल यूज़ करता हूँ, ताकि इसमें मैं हैंड फाइल में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या अच्छी चीज़ें होती है, क्या इसमें बुरी चीज़ें होती है। हालांकि हैंड से जो काम होता है अच्छा होता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है बजाय मशीन यूज़ करने के। तो लेकिन उसके बेनिफिट पेशेंट को दिखते हैं। पेशेंट सेकंड डे आता है कि सर मेरा पेन भी खत्म है, मेरी स्वेलिंग भी खत्म है, या फिर इसलिए इजी होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि वो आप अपने आप अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होती है। तो इस चीज़ को समझते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें इसको डिफरेंट मेडिसिन से हमने इसको साफ किया। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, इस चीज़ को समझते हैं। बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक मोटी सुई लेते हैं और यहाँ से डालेंगे इसको क्लीन करने के लिए, यहाँ से, तो वो सुई यहाँ तक ही जाएगी। अब जो नीचे वाला जो पार्ट है वो ऐसे ही रह जाता है। तो यहाँ पे जो कटिंग वाला हिस्सा है, जो हमने दांत को कट किया, वो इसके अंदर ही पड़ा रहता है, और नीचे जो है इन्फेक्शन बना रहता है, और बाद में इसको फिलअप कर देते हैं। तो पेशेंट को जो है आफ्टर सम टाइम पेन होता है, उसको पेन किलर्स पर रखेंगे 20-25 दिन के लिए, तो वो चीज़ें गलत होती है। पेशेंट को काफ़ी मेडिकेशन देते हैं, तो पेशेंट का जो है दर्द जब तक खाते हैं दर्द कम हो जाता है, उसके बाद फिर जो है नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ये भी समझा। अब आते हैं कि यहाँ से हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल किया, हमने इसको एक्सिस क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से की। देन अब आती है सेकंड डे। ये तो थी फर्स्ट शिफ्ट में हमने किया जो। अब आती है सेकंड शिफ्ट में। तो मैं एक्चुअली मैं दो बार में करता हूँ ट्रीटमेंट।
तो मेरा जो मतलब शेड्यूल होता है वो सिर्फ 2 बार में होता है, तो बीच में मैं टाइम गैप देता हूँ 4 और 5 डेज का। मोस्टली मान के चलो कि 5 डेज मैं देता हूँ। सेकेंड शिफ्ट में पेशेंट आता है तो मैं फिर से उसको क्लीनिंग करता हूँ अच्छे से, और फिर इसको मैं एक ऑब्चुरेट मटेरियल होता है उससे मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। तो सेकंड टाइम में मोस्टली क्या होता है कि फर्स्ट डे आपने किया, फिर उसमें थोड़े बहुत इन्फेक्शन रहेगा, पेशेंट की कंप्लेंट थी कि उसको पेन है, वो सब चीज़ें फर्स्ट शिफ्ट में ख़त्म हो जाती है। सेकंड शिफ्ट में मोस्टली इसको हम फिल कर देते हैं, तो पेशेंट की ये भी कि सर दांत बच पाएगा नहीं, तो पेशेंट को भरोसा भी हो जाता है कि हाँ दांत मेरा बच गया है। तो उसकी जो भी पेशेंट की कंप्लेंट होती है वो फर्स्ट शिफ्ट में ख़त्म हो जाती है। सेकंड शिफ्ट में पेशेंट की सिर्फ हमें जो करना होता है, हमें जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, जो ट्रीटमेंट है, वो सब करना होता है। तो हमने ये जो है इन्फेक्शन कंट्रोल को भी समझा, ये जो है हमने ये टोटल ये प्रोसीजर होता है जिसको हम लास्ट वाले सेकंड स्टेप में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसको फिलअप करते हैं, देन इसको जो है यहाँ तक हमने फिल किया और इसको क्लोज कर देते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, वाई डू कि ये ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा है, टेक्निक सेंसिटिव है, तो इसमें मतलब ऐसा क्या है कि जो ये काफ़ी महंगा हो जाता है ट्रीटमेंट। तो ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम ऐसे करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो सबसे पहले सबसे मेन चीज़ होती है कि इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, आपको क्लिनिक सेटिंग कैसे करनी है, वो चीज़ें मायने रखती है। तो मैं इसमें बताता हूँ, यहाँ पे जो है इसके अंदर जो कैनाल के अंदर है 138 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। मतलब देखो बैक्टीरिया की 4 ग्रुप्स है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक और एनारोबिक। ये 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। आपने देखा होगा कि अमोक्सिसिलिन विद क्लेवरेनिक एसिड के साथ मेडिसिन आती है, अगर 625 mg आप जाएंगे अमोक्सिक्लेव के नाम से आती है, तो इसमें ना 125 mg तक तो क्लेवरेनिक एसिड होता है जो कि ग्राम नेगेटिव के लिए होता है, और जो अमोक्सिसिलिन है पेनिसिलिन का ग्रुप है ये, तो ये जो है बाकी जो बच जाती है वो इसमें ग्राम पॉजिटिव के लिए है। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट टाइप्स के 138 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें अलग अलग ग्रुप्स है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है कि सर मुझे पेन हो रहा है, आफ्टर मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट कराया और 5 दिन ठीक रहा, मुझे फिर से स्टार्ट हो गया पेन, तो उसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ें है इन्फेक्शन कंट्रोल वहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं हुआ होता। कुछ और भी रीजन हो सकते हैं बट मेन इसी को माना जाता है। तो मैंने काफ़ी स्टडी की इस चीज़ पे, इवन सेपरेट बुक्स भी पढ़ी है, क्लिनिक ब्लू बुक्स के नाम से है, काफ़ी बुक्स है ब्लू बुक्स जो डिफरेंट टॉपिक्स पे एक बुक्स उन्होंने बना रखी है। तो उसमें क्या है कि आपको इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करना वो चीज़ें उसमें बताई गई है। तो मेन होता है कि यहाँ पे आपने तो जो जब भी हम करते हैं मोस्टली, इवन मेरे केस तो काफ़ी कम ही रिवर्ट बैक होके आते हैं, तो मैं पेशेंट को बोल देता हूँ कि सर अगर आप आएंगे तो अच्छा है, आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। तो मैं पेशेंट से अप्रोच हर तरीके से अप्रोच करता हूँ ताकि पेशेंट जो है प्रॉब्लम्स को ना छुपाए। ना ही मैं पेशेंट को मेडिकेशन देता हूँ कि आप पेन किलर खाए या लंबे टाइम तक पेन किलर खाए, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं हमारे ट्रीटमेंट में कोई ऐसी कमी रह गई है जिससे कि पेशेंट को पेन हो रहा है। तो मैं अवॉइड करता हूँ कि प्लीज़ सर आप कभी भी या जो भी है कभी भी आप पेन किलर ना खाए, क्योंकि जब तक ट्रीटमेंट इसमें मैं पेशेंट को टाइम देता हूँ कि सर आपको इतने दिन में अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कम, आपको मतलब जैसे आप चाहेंगे वैसे आपको मतलब आने का, जैसे आप आएंगे तो हम आपको डिफरेंट टाइम पे आप मुझे हमें कॉल कर सकते हैं, इवन अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत से जो पेशेंट जिन्होंने मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट कराया है वो जानते भी होंगे कि मैं उनको एक सेपरेट टाइम दे देता हूँ। वो चाहते हैं कि 5 बजे आना है तो ठीक है, मैं 5 बजे उनका शेड्यूल फिक्स कर देता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट आया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की और देन ओके। तो ये आपने समझा। तो ऐसे में मैं कभी भी अपने पेशेंट को पेन किलर्स नहीं देता। इवन मेरे पास पेशेंट अगर पेन में आता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, तो मुझे आइडिया मिल जाता है कि करेक्ट डायग्नोसिस कैसे करनी है। तो बाद के केसेस में इवन ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, तब भी जो है मैं पेशेंट को पेन किलर्स अवॉइड करता हूँ कि आपको पेन किलर नहीं खानी है। कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम है हम अभी सॉल्व करेंगे, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये आपने समझा। तो इसके लिए मतलब ये नॉर्मल प्रोसीजर का तरीका होता है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि एडवांस साइंस क्या है। आज देखो
दिस इज आज जैसे जिस तरह से चेंजेज है, इवन मेडिकल साइंस में भी काफ़ी चेंजेज आ गए हैं। जो चीज़ें पहले थी अब रिसेंटली चेंज, जो ट्रेंड है जो मोस्टली ट्रीटमेंट करने का वो चेंज होता रहता है। तो इसमें भी एडवांस साइंस हम यूज़ करते हैं, जैसे डेंटल लूप्स मैंने बताया था कि टुडे जो है मतलब आज काम करने के लिए लूप्स आ गए हैं कि आपको छोटी चीज़ें बड़ी दिखेगी, आप इजीली काम कर सकते हो इजीली। एक चीज़ आपको पहले नहीं दिख रही थी वो उसमें आपको दिख जाएगी क्लियरली। तो आपको जो क्वालिटी वर्क इससे बेस्ट होता है, इससे क्वालिटी आती है काम में कि हम यूज करते हैं। हालांकि थोड़ा सा ये टेक्निक सेंसिटिव है, मीन्स इसमें जो है आपको थोड़ा सेट होना पड़ेगा, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट ये टेक्निक्स है, इससे क्वालिटी आती है काम में। एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप 100 पेशेंट एक दिन में करो, लेकिन एक भी सारे पेशेंट ही मतलब अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ होती है क्वांटिटी की। जैसे झोला छाप है, 20 पेशेंट आए, सभी का किया और चलो जी अगली बार उनको पेन किलर देके भेज दिया। एक होता है क्वालिटी, आप दिन में 5 पेशेंट करो लेकिन क्वालिटी है आपके काम में। एक भी पेशेंट ये आपकी शिकायतें नहीं आ रही कि पेशेंट ये कहे कि सर मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है, या आपको फ़ोन करे या आपसे मतलब अप्रोच करे, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी वर्क। तो क्वालिटी, इससे क्वालिटी आती है। सेकेंड मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस साइंस में एक जो नया अप्रोच है वो है रीजनरेटिव इंट्रोडक्टिव सपोज। क्योंकि देखो आपने ये समझा पूरे दांत के स्ट्रक्चर को समझा, अब जैसे ये जो पल्प होती है ये दोबारा भी रीजनरेट की जा सकती है, लेकिन कुछ एक सर्टेन केसेस में। इवन मैंने कुछ एक 2-3 पेशेंट पे मैंने भी ट्राई किया अपने क्लिनिक पे। तो क्योंकि पेशेंट चाइल्ड पेशेंट थे, पेडियाट्रिक पेशेंट थे, तो मैंने ये रीजनरेटिव इंट्रोडक्टिव्स उन पे ट्राई करके देखा कि क्या ये ठीक है या मतलब ऐसी बकवास टॉपिक है। तो आई थिंक कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने 2 में अगर किया है, 2 या 3 पेशेंट मेरे पास आए थे, तो मुझे इसमें थोड़ी सच्चाई लगी। इवन क्योंकि मैं ज़्यादा अप्रोच नहीं करवाया पेशेंट से, तो अभी वो मेरे पास नहीं आए। मैंने जो उनको जैसे भी वो चाहते थे मैंने उनको किया, ताकि वो मेरे को टाइमली शो अप करे। तो उसमें से एक पेशेंट मेरे पास आया, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। रीजनरेटिव सपोज पेडियाट्रिक पेशेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे की रूट जैसे 10 साल 12 साल का होता है, तो जैसे मिल्क जो परमानेंट टीथ आती है, तो उसमें ना रूट कम्प्लीटली बनी नहीं होती। तो पेशेंट के डोंटिस क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है कि जो चाइल्ड पेशेंट है, सपोज अगर चाइल्ड पेशेंट है और अगर क्योंकि चाइल्ड में क्या होता है कि इसकी टाइमिंग्स होती है कि दांत के कितनी ईयर्स में कम्प्लीटली इरेक्ट हो जाता है, फिर तो उसमें रूट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ही मतलब ये प्रोसीजर होता है। तो 15 to 16 ईयर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। सपोज एक चाइल्ड पेशेंट में क्लिनिक पे आता है और उसके पेरेंट्स के साथ, तो उसमें क्या होता है कि उसकी बच्चे की रूट कंप्लीट नहीं होती, लेकिन ऊपर से केरीज की वजह से या ब्लैक होके पेशेंट को पेन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आरसीटी नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि पेशेंट में सबसे पहले हम उसको वॉश आउट करते हैं उस पूरे एरिया को जहाँ जहाँ तक वो इन्फेक्शन हो रखा होता है। तो हम ये रीजनरेशन प्रोसेस होता है कि इसमें क्या होता है, स्टेम सेल्स होते हैं, कुछ वो टाइप के डिफरेंट सेल्स होते हैं जो कि अगर हम इन सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे तो ये जो है रूट को फॉर्म करेगी टाइम से पहले। सपोज मेरे पास पेशेंट आता है, तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि उसमें एक्सरे किया और पता चला कि रूट नहीं है, अच्छे से कंप्लीट नहीं है। तो मैं ये जो स्टेम सेल्स है इसको डिफरेंट मेडिसिन होती है, तो जैसे इसको मैं ये जो सेल्स होते हैं इन जो रूट इसके अंदर होते हैं उसको मेरे को फॉर्म करे, स्टिमुलेट करना होता है ताकि ये जो बची हुई जो रूट्स है उसको टाइम से पहले फॉर्म करती है। तो मैंने क्या किया इसमें ना स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट किया। एक डिफरेंट मेडिसिन आती है मार्केट में, तो वो मैंने इसमें किया। तो बाद में जो है मैंने इसको वॉश अप करके और इसको क्लोज कर दिया। आफ्टर 3 months 4 months देन आई टेक द एक्सरे एंड फिर से मैंने स्टिमुलेट किया। तो ऐसे करते करते इवन 1 साल तक या जब तक जैसे भी है, तो डिफरेंट ये तो जब तक कंप्लीट नहीं होता तो हम इसको ट्रीट करते रहेंगे। पेशेंट को 6 मंथ में जैसे 8 मंथ में के बाद मैंने बुलाया, एक्सरे किया और देखा कि हाँ दांत कंप्लीट है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसीजर मेरे को लगा बच्चों के उसमें, जहाँ पे बच्चे चाइल्ड पेशेंट होते हैं, तो इससे मतलब हम कर सकते हैं। अगर जैसे पेशेंट अगर बिना मेडिसिन खाए आते हैं, बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि उनको पेन किलर्स लेके आते हैं, तो वहाँ पे तो यहाँ पे एब्सिस बन जाती है। पेन किलर्स हमेशा
पस को जनरेट करते हैं दांत के अंदर। बहुत से पेशेंट अगर पेन किलर खा के आते हैं तो वहाँ पे ना पस मैंने देखी मतलब होती है, तो पस में ट्रीट करना तो काफ़ी ये फिर इम्पॉसिबल हो जाता है रीजनरेटिव प्रोसीजर। तो अगर पेशेंट को पेन है, फर्स्ट डे ही पेशेंट आ गया, तो इसकी 100% ये काम करेगा ही करेगा, चांसेस है इसके। तो जहाँ तक है मेरे पास ऐसे केस। अब समझते हैं रूट रिजॉर्प्शन। सपोज कि किसी दांत में ट्रामा हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, या कई बार जो है वहाँ पे रूट जो है ऐसे रिजॉर्व हो जाती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ से पैसेज बन जाता है। तो इसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं। ये 2-3 टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन होती है। तो इसके लिए हमें ना CBCT कराना पड़ेगा। यहाँ पे हम नॉर्मली रेडियोग्राफ करते हैं, तो यहाँ पे CBCT से हमें पता चलेगा कि ये इंटरनल रिजॉर्प्शन है या एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन है। रेडियोग्राफ में ये क्लियर नहीं होता है। तो अब बात करते हैं एक अलग टॉपिक के बारे में। तो मैंने आपको नॉर्मल प्रोसीजर बताया कि ये सब होता है, नॉर्मली प्रोसीजर होता है। तो अब हम बात करते हैं एपिकल पेरिडोंटाइटिस। एपिकल पेरिडोंटाइटिस क्या होता है कि दांत ना हमेशा 2 टाइप से होते हैं। एक होता है कि वाइटल जिसमें पल्प होती है, एक होता है नॉन वाइटल जिसमें पल्प नहीं होती। आप सोचेंगे कि वाइटल और नॉन वाइटल पल्प नहीं होती का क्या क्या मतलब है, तो ये मैं बताता हूँ। वाइटल होती है पल्प जिसमें पल्प हो। सपोज आपने देखा होगा कि दांत में ब्लीडिंग होने लग रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे पल्प है, यहाँ पे पल्प है, तो इसलिए वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। सेकंड रोको एक बार है ना, नॉन वाइटल में क्या होता है, पल्प नहीं होती है इसमें ना, इन किसी वजह से या साइड से जैसे भी वो होता है, तो दांत के अंदर की जो है पल्प खत्म हो जाती है, यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं। तो एपिकल पेरिडोंटाइटिस में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे वो बन जाता है एक, आपको सरफेस जब आप एक्सरे करेंगे तो वहाँ यहाँ पे दिखेगा कि ये रूट के नीचे क्या है। तो यहाँ पे पेशेंट की कंप्लेन होती है मोस्टली कि जब वो खाना खाता है तो उनको ना पेन होता है। पेशेंट को जब पेन होएगा जब वो खाना खाते हैं, वरना उनको कोई पेन नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, इसमें शिफ्ट होना ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है। वाइटल टूथ में सिंगल सीटिंग भी कर सकते हैं। आप पेशेंट आया और अगर ब्लीडिंग है तो हम ट्रीटमेंट कंप्लीट करके वहाँ पे उसको फिनिश कर देंगे, उसी दिन में भी कर सकते हैं। बट नॉन वाइटल केस में डिफरेंट मेडिसिन यूज करेंगे, पेशेंट को 2 से 3 बार बुलाएंगे, तो ये हमें एपिकल ये हमें बंद खत्म होएगा, तब हम इसमें ऑब्चुरेट करेंगे, इसको हमें ट्रीटमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो ये तो थी हमारी जो नॉर्मल प्रोसीजर की मॉडर्न एंडोडोंटिस्ट की बातें। अब आपसे बात करते हैं कि जो झोला छाप डॉक्टर्स या गलतियाँ कहाँ पे होती है। मोस्टली दिस इज टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर। आप इसमें जो है बिना नॉलेज के या बिना उसके नहीं कर सकते, तो इसमें गलतियाँ काफ़ी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्यों हाई चार्जेज होती है। सुबह इंडिया में चार्जेस हैं आप 1500-2000 से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये लाखों रुपए में भी होता है ट्रीटमेंट। इवन जो काफ़ी अच्छे जो फेमस डॉक्टर्स होते हैं, जो मतलब प्रैक्टिशनर है, हाईली प्रैक्टिशनर है, तो वहाँ पे ये काफ़ी महंगा प्रोसीजर होता है। तो जो मेन जो चीज़ें होती है वो है कि हमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करनी है ट्रीटमेंट करते टाइम। तो अगर कॉम्प्लिकेशन हो भी जाती है, मेरे पास केस आते हैं कि सर वहाँ से ट्रीटमेंट कराया और मेरे को ना पेन अभी भी हो रहा है, उन्होंने मेरे को 20 दिन के लिए दवाई दी, उसके बाद भी पेन कंटिन्यूसली है। सर उन्होंने मेरे को वहाँ से भगा दिया कि दांत का, मैंने वो बोले कि दांत का ट्रीटमेंट कर रहे थे, बाद में वो निकालना पड़ा। तो ये ट्रीटमेंट कई पेशेंट कहते हैं कि नहीं सर हमें दांत निकलवाना है, क्योंकि हमें ना, मैंने सुना कि इस ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में दांत निकालना ही पड़ता है। तो ये चीज़ें कहाँ क्रिएट होती है, जहाँ पे झोला छाप या नॉन प्रैक्टिशनर पेशेंट्स, नॉन प्रैक्टिशनर होते हैं, वो सब इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे वेरी टेक्निक सेंसिटिव। आप इसमें ना अपना खुद का दिमाग नहीं यूज कर सकते, आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसमें वो कर सकते, इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंडोडोंटिक इमरजेंसीज क्या होती है। ये काफ़ी मतलब फेमस वो है, मतलब एंडोडोंटिक इमरजेंसी। इसमें डिफरेंट, क्योंकि मैंने इसमें ना कई सारे एक मिनट रुको, एक इमरजेंसी या जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें कई सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया जहाँ पे मतलब डिफरेंट डॉक्टर्स बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई तो इसको ऐसे ठीक करना है, ये होती है तो ऐसे ठीक करना है। तो ऐसी कंडीशन में जो जहाँ पे एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे रीट्रीटमेंट होता है, एंडोडोंटिक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है या उसको दोबारा ट्रीट करते हैं, तो कॉस्ट गोज सम हाई
अदर देन दिस की सिंपली हम ट्रीट करते हैं उसको। तो मेरे यहाँ पे तो कम ही केस ऐसे होते हैं, इवन हार्डली मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा केस जहाँ पे एक ही केस में मेरे साथ हुआ था कि जहाँ पे मेरे को इमरजेंसी हुई थी। मैंने यहाँ अपने खुद के क्लिनिक पे 150 से भी ज़्यादा केस किए, तो एक ही केस मेरे पास आया था, वो भी फर्स्ट वीक में, मतलब जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था, तो मुझे वो अच्छे से याद है। हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अक्सर हो जाते थे ऐसे, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट फ्लो काफ़ी हाई रहता था, तो टाइमिंग काफ़ी कम मिलती थी। तो अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट में इमरजेंसी कैसे होती है। सपोज हम अब स्टार्ट करते हैं, सपोज जैसे हम एक्सिस ओपनिंग करते हैं दांत की, तो हम उसको एक्सिस कटिंग कर देते हैं, या हमारा बर इतना बड़ा है कि वो दांत के आर पार निकल जाता है। तो जैसे इसमें समझते हैं जैसे सपोज हमने यहाँ से दांत को कट किया, तो दांत का बर जो है काफ़ी बड़ा था, और यहाँ से ये ऐसे चला जाता है, तो ये बोन है, ये दांत है, तो इसमें पूरा पैसेज बन जाता है। ऐसी कंडीशन में जो बोन की जब हम कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी वो होने लगती है। तो ये काफ़ी मतलब परफोरेशन बोलते हैं इसको, परफोरेट हो जाता है। तो जैसे हम कहीं से भी कटिंग करते हैं, यहाँ से कर लो या कहीं से भी, तो हमें ये चीज़ें काफ़ी ध्यान रखनी है। इस ऐसी कंडीशन में दांत को नहीं बचाया जा सकता, बहुत से डॉक्टर मानते हैं नहीं बचाया जा सकता, बट ये बच जाता है क्योंकि ये रिपेयर हो जाती है। अगर थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रिपेयर होने में, बट ये बच जाती है। अगर कोई केस ऐसा है तो मे बी कॉन्टेक्ट विद अस। तो ये इसमें ना हम सीमेंट, काफ़ी टाइप की सीमेंट्स आते हैं जिसमें हम इसको रिपेयर करने की ट्राई करते हैं। सेकंड जो केस बनते हैं, जैसे सपोज आपने एक्सिस प्रिपरेशन की, उसमें बर टूट जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं वे कोशिश भी नहीं करते उसको निकालने की, तो उसको निकाल सकते हैं। ऐसा उसमें थोड़ा सा आपको एक्सिस कटिंग करनी पड़ेगी या कुछ भी करना पड़ेगा, उसको वो निकल जाते हैं ईजिली। सेकेंडली अगर देखें तो ये आपने समझा कि ये कटिंग हो जाती है। सेकंड, जब हम इसमें क्लीनिंग और शेपिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट से हम कटिंग करते हैं, तो वॉल को कटिंग करते हैं, तो वॉल इसमें जैसे वो जो फाइल्स हम यूज़ करते हैं, फाइल बोलते हैं उसको, तो वो इसमें अटैच हो जाती है, वॉल के साथ काफ़ी अटैच हो जाती है। तो अटैच होने के बाद जैसे ही उसको हम रोटेट करते हैं अपने हाथ से या मशीन से, तो वो इसमें ब्रेकअप हो जाती है। तो अगर वो फाइल ब्रेकअप हो जाती है, तो हम वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती नीचे तक, तो नीचे तक नहीं जाएगी, वो वहीं पे ब्लॉक हो जाएगी और यहाँ पे इन्फेक्शन रह जाएगा। ऐसी कंडीशन में भी हम उसको जो है निकालने की कोशिश करते हैं, बट इट्स वेरी टफ। इवन मैंने एक केस किया था, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे 2 घंटे के करीब लग गए थे उसमें निकालते हुए, क्योंकि केस कहीं से आया था मेरे पास, तो मुझे 2 घंटे इसको निकालने में लग गए थे। मैंने बहुत ही धीरे धीरे इसको कट किया, और क्योंकि पेशेंस काफ़ी साइलेंट था, मतलब पेशेंस थी पेशेंट में कि मेरे को काम कराना है, तो मुझे भी थोड़ा सा ठीक लगा, तो मैंने इसमें किया। तो इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है मोस्टली। तो इसकी अलग टेक्निक्स होती है इसको करने का, इवन इसके तो चार्जेस भी काफ़ी हाई होते हैं। तो थर्ड वे में आता है कि सपोज जब हम इसमें ना इन्फेक्शन छोड़ दें, हम इसको अच्छे से क्लीनिंग ना करें, तो जो नीचे वाले बैक्टीरिया है वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे और बोन के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे, जिसमें पेशेंट को फीवर या इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्टिक शॉक हो जाता है। सेप्टिक शॉक में क्या कि जो इन्फेक्शन जैसे ई कोलाई या एक्टिनोबैक्टीरियस है, डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्फेक्शन छोड़ दिया, और वो बाद में पेशेंट को ना पेन होने लगेगा, और अल्टीमेटली ये पूरा ट्रीटमेंट ही फेल हो जाएगा। पेशेंट का जो पेशेंट ने स्पेंड किया अपना मनी जो ट्रीटमेंट के लिए किया है, वो सब बेकार है, क्योंकि अगर हमने इसमें कुछ भी छोड़ देते हैं या इसको अच्छे से साफ नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। आप इसलिए ट्रीटमेंट कराते हो या नहीं कराते हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपको ये दांत निकालना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा टेक्निक सेंसिटिव ट्रीटमेंट होता है, मतलब इसमें ना आप यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं छोड़ सकते, आपको क्लीनिंग अच्छे से करनी है। तो ये आपने समझा। थर्ड आता है कि सपोज बहुत से केसेस में क्या होता है कि इवन मैंने देखा कि बहुत से मेरे पास आते हैं तो एक्सरे वो कराते हैं, तो उसमें ना यहाँ तक उसको फिल कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इसका साइज काफ़ी छोटा होता है। इवन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये जो नीचे वाले मैं पॉइंट की बात कर रहा था, इसका साइज होता है 0.1 mm, और इससे जो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, ये माइनर कॉन्स्ट्रिक्शन, मेजर कॉन्स्ट्रिक्शन, ये बीच में जो स्पेस होता है, इसका जो साइज होता है 0.01 mm, तो ये काफ़ी छोटा होता है, यानी 1/10 ऑफ mm। 1 mm का 10वां हिस्सा जो है ये होता है।
तो ये काफ़ी मतलब साइज इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से जो जोड़ा छाप डॉक्टर्स होते हैं वो इसको अच्छे से फिल नहीं करते हैं, तो वो जैसे यहाँ तक उन्होंने फिल किया या खाली छोड़ दिया, तो यहाँ पे पेशेंट को फिर वो कहते रहते हैं कि आप पेन किलर खाओ, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन दोबारा रीग्रोथ होने लगता है। ये क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन इसमें रह जाता है, दोबारा रीग्रोथ होगा। अब वो आपको पेन किलर खिलाएंगे डिफरेंट, तो आपको हाईएस्ट पेन किलर तक लेके जाएंगे, तो ये अल्टीमेटली वो फिर आपको कहेंगे कि आप ये दांत निकाल दो, आपका नहीं बच सकता। तो ये एक तरीका होता है, क्योंकि अगर पेशेंट आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई। अगर पेशेंट डायबिटिक है या किसी या टीबी वगैरह है या कुछ और भी प्रॉब्लम्स है या यंग पेशेंट है और मतलब, तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से करना होता है, क्योंकि पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस ट्रीटमेंट में बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे कई सारे वो होते हैं कि डेंटल की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन रह जाता है तो ब्लड में मिक्स हो जाता है और पेशेंट फिजिशियन के पास जाता है कि सर मुझे जो है ये प्रॉब्लम है, तो वो उनको मेडिसिन देंगे। इवन डेंटल इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। मेरे पास कई केस आते हैं, ये रह जाता है पेशेंट को जो है इन्फेक्शन होता है और पेशेंट को सिर में दर्द रहता है, ध्यान जाता नहीं है। तो मोस्टली जो है ये चीज़ें काफ़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएटिंग होती है। तो आपने ये सारी चीज़ें समझी। अब ये जो इवेंट्स है, जैसे अगर कोई केस आता है यहाँ पे हाफ फील्ड है तो एक्सरे किया और पता चला कि ये कम फील्ड होती है, तो उसमें ना हम इसको निकाल के दोबारा इसको रीट्रीट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कई बार वॉश आउट करते हुए जो है जो सोल्यूशन हम यूज करते हैं वो बाहर आ जाता है, तो पेशेंट को जो है अल्सर वगैरह हो जाते हैं। इसलिए ना इस पूरे ट्रीटमेंट में काफ़ी मतलब टेक्निक से काम होता है। तो टेक्निक से वो काफ़ी मतलब आप इसमें ध्यान से काम करना पड़ेगा आपको। आप ऐसा नहीं है कि आप इधर से भी बिजी है और आपके माइंड में कुछ टेंशन चल रही है और आप इस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जहाँ पे मतलब आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, सुबह डॉक्टर को कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आप सक्सेसफुल नहीं होने वाला। इवन मेरे भी कई केसेस ऐसे हो जाते थे कि मैं जिस दिन थोड़ी टेंस होता था या कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, तो ये केसेस में वे जो पेशेंट होते थे वो उनकी शिकायतें हमेशा बनी रहती थी। तो मैं इसे ये मानता हूँ कि ये काफ़ी मतलब आपको फ्री माइंड होके यही करना पड़ेगा। तो मैं अभी जैसे मेरा इवन मेरे को खुद का क्लिनिक है, तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं आता कि भाई ये टेंशन है वो टेंशन है। तो इवन मैं इसको काफ़ी मतलब टाइम लगा के हैंड उससे मैं करता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन एक पेशेंट में हम इसको ट्राई करेंगे और आपको डेमो दिखाऊंगा, आप इसको अच्छे से देखना। थैंक यू।